गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज अपन रिवीजन करने वाले स्टडी नोट नंबर 3 थियरी ऑफ द प्रोडक्शन के बारे में। तो इकोनॉमिक्स के इस अमेजिंग सेशन में आपका दिल से स्वागत है। चलिए बेटा रिवीजन करते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, ताकि आपको वहां पे सारी चीजें जो आपको रिक्वायरमेंट है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिल जाएगी। लेट्स गो, आ जाइए और शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग सेशन की। अच्छा, चलिए बेटा। तो थियरी ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, ठीक है। और सब चीजें यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है, तो आप हाईलाइट भी जरूर से अपनी बुक में कर सकते हो, या रिवीजन नोट बनाने के लिए भी आपको बहुत काम में आने वाली चीज है। अगर अपन बात करें बेटा प्रोडक्शन के बारे में, तो व्हाट इज द प्रोडक्शन। देखो नॉर्मली अगर हम देखने जाए तो प्रोडक्शन वो है कि रॉ मटेरियल में से आप फिनिश गुड्स बनाओ, उसे बोलते हैं बेटा प्रोडक्शन। उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। बट इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल में से आपको फिनिश गुड्स तो बनाना है, बट उसके साथ साथ आपका पर्पस, आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि आप उसे सेल करना चाहते हो, आप उसे यूज नहीं करना चाहते। अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसे आप प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, प्रोडक्शन आप उसी को बोलेंगे जिसमें आपका क्या होगा, पर्पस क्या होगा बेटा, पर्पस आपका होगा सेलिंग का। आई होप आपको इधर दिख रहा है, ये वाला देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्पस क्या होना चाहिए बेटा, सेलिंग का पर्पस होना चाहिए, तभी आप उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन बोलेंगे। फिर हमने देखा था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, और उसका क्लासिफिकेशन अपने देखा था। प्रोडक्शन के फैक्टर्स आपको पता है, ठीक है, आपने आगे भी बहुत बार पढ़ा हुआ है। उसका क्या भैया, काला लाओ, ठीक है, का मतलब कैपिटल, ला मतलब लेबर, ला मतलब लैंड, ठीक है, और वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को हम एंटरप्रीनर भी बोल सकते हैं। तो ये कौन से थे? ये भैया फैक्टर्स थे, किसके? प्रोडक्शन के। और उसके क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे देखे थे। अगर हम सबसे पहले बेटा लैंड की बात करते हैं, गुड मॉर्निंग। लैंड की अगर हम बात करते हैं बेटा कि लैंड क्या क्या चीज है, देखो भैया लैंड की बात करते हो ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? लैंड है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो ऊपर। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज और क्या बोलते हैं भैया, उसे हम लैंड बोलते हैं, ठीक है। स्पेस फॉर वर्क, वो क्या क्या प्रोवाइड करता है भैया? वो काफी सारी चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपको सप्लाइज फूड टू पीपल, ठीक है। स्पेस फॉर वर्क सप्लाइज रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री, तो इसे हम बोलते हैं भैया लैंड, ठीक है। तो इसमें सारे नेचुरल रिसोर्सेज कवर हो जाते हैं, ठीक है। कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले गिफ्ट ऑफ नेचर, वेरी सिंपल, ये क्या है भैया, गिफ्ट ऑफ द नेचर है। लिमिटेड इन सप्लाई, मतलब ऐसा नहीं कि भैया कहीं पे जमीन कम है, लैंड कम है, तो हम बोलेंगे कि नहीं भैया यहाँ पे लैंड बना लो, ठीक है। तो लिमिटेड इन रिसोर्स है, जितना है उतना ही है भैया, उसको अपने को अच्छी तरीके से यूज करना है। इमोबाइल फैक्टर, मतलब अगर आपके गांव में कहीं पे अच्छी सी आपकी जमीन है, ठीक है, 2 बीघा जमीन है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो ना यहाँ से शिफ्ट करके दिल्ली लेके जाते हैं, वहां पे ज्यादा प्राइस आएगी। तो भैया ये इमोबाइल मतलब इमूवेबल आप इसे बोल सकते हो। उसके बाद बेटा बेटा देखा था डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब आप जैसे जैसे उसका यूज करते जाओगे आपको रिटर्न कम होता जाएगा। अगर आप एक लैंड का यूज कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप कोई चीजें उगा रहे हो, ठीक है, उसमें से आप क्या कर रहे हो भैया, आप काफी सारी चीजें उसमें से गेन कर रहे हो, बट जैसे जैसे आप उसका यूज करते जाओगे उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो ये होता है भैया आपका डिमिनिशिंग रिटर्न। उसके बाद हमने देखा था बेटा लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि भैया आप जहां पे हो, ठीक है, वो उसकी फर्टिलिटी बाकी की लैंड से सेम ही होगी, ठीक है। अलग अलग लैंड की फर्टिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए कि लैंड की फर्टिलिटी क्या होती है, कम होती है, अलग अलग होती है, सॉरी, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या देखा, 5 चीजें देखी। सबसे पहले गिफ्ट ऑफ द नेचर है, हाँ भैया समझ में आता है। लिमिटेड इन सप्लाई समझ में आता है। इमोबाइल फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी। चलिए आगे बढ़ते बेटा। ये देखने के बाद हमने एक और फैक्टर देखा था, दैट इज लेबर। लेबर क्या होता है? मैन पावर। अब देखो इकोनॉमिक्स कहता है कि लेबर का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ फिजिकली जो काम कर रहे हैं वही लेबर है। भैया फिजिकली के साथ साथ मेंटली जो काम कर रहे हैं वो भी क्या है भैया, लेबर है। तो लेबर की अगर हम बात करें तो मेंटली, अब आप बोलो कि भैया फिजिकली तो समझ में आता है, मतलब मेंटली लेबर मतलब वो कैसे? देखो बेटा अगर कोई मैनेजर लेवल का पर्सन है उसे भी लेबर में ही काउंट किया जाएगा। अब मैनेजर क्या कहता है, डिसीजन करता है कौन कितना क्या काम करेगा, ठीक है, वो सब चीजें वो मैनेजमेंट करता है, तो उसे भी क्या गिनेंगे, लेबर गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि labor stands for only physical labor. In economics labor means physical as well as mental service engaged in the production, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आता है। यस बेटा, तो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, पहले प्रोडक्शन में डिफरेंस दिखाया, फिर लैंड का मतलब क्या होता है, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। लेबर की बात करें तो फिजिकली प्लस मेंटल, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद रखनी जरूरी और इजीली याद रह जाएगी अगर आप 2-3 बार सुनोगे, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। चलो फिर फीचर्स, लैंड के फीचर्स के बारे में बात, सॉरी लेबर के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला लेबर इज इनसेपरेबल। भैया
कि आप अपनी स्किल को अपने से अलग नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो लेबर इज इनसेपरेबल। हाँ, आपकी कैपिटल, आपकी लैंड आप अलग कर सकते हो अपने से, मतलब किसी को दे सकते हो, बेच सकते हो। भैया लेबर है, आप अपना परिश्रम, अपनी स्किल किसी को दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। तो लेबर इज इनसेपरेबल, सबसे पहली चीज। दूसरी, लेबर इज पेरिशेबल, मतलब अगर आपने आज काम नहीं किया तो आज जो आप कमा सकते थे वो गया काम, ठीक है। मतलब वो गया का मतलब वो टाइम चला गया, अब आप वो वापस नहीं जा सकते वहां से, ठीक है। तो वो पेरिशेबल है। भैया आज काम करोगे तो आज का टाइम आपके लिए है, अगर आपने आज काम नहीं किया तो आज का टाइम खत्म, ठीक है। फिर उसमें आप वापस जाके काम नहीं कर सकते। तो ये क्या है भैया, लेबर क्या है भैया, ये पेरिशेबल है, ठीक है। उसके बाद अपन देखे बेटा क्या है भैया, हाँ, सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज अ बैकवर्ड बेंडिंग। मैंने आपको समझाया था कि आपका कर्व कैसा है भैया, बैकवर्ड बेंडिंग होता है। यहीं पे कहीं पे ड्रॉ किया था, नहीं है, ठीक है। तो बैकवर्ड बेंडिंग क्या होता है भैया, बैकवर्ड बेंडिंग ये होता है कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, देखो मैं यहाँ पे स्मॉल सा ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे होता है बेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं 10 घंटे काम करने के, फिर आपको भैया 1500 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, 15 घंटे काम करने के, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक यहाँ पे पॉइंट आएगा, एक यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो ये नॉर्मली अभी तक इस तरीके से आपका कर्व जा रहा है, ठीक है। कैसे जा रहा है बेटा, इस तरीके से कुछ आपका कर्व जा रहा है। बट उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ती जाएगी, अब क्या होगा, अब आपकी प्राइस 1500 से 2000 हो गई, 1500 से 2000। बट अभी आप काम कितना कर रहे हो भैया, अभी आप काम कर रहे हो सिर्फ 8 घंटे, तो आप 10 से भी कम में आ गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये बैकवर्ड बेंडिंग होगा, इस तरीके से होगा। अब ये बैकवर्ड बेंडिंग इसलिए होता है क्योंकि लेबर की जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ती जाती है, और वो कहीं ना कहीं ग्रो किया जाता है, ठीक है भाई। क्या है, ठीक है। तो ये समझ में आया, हाँ बेटा, ठीक है। तो पहली चीज, लेबर इज इनसेपरेबल। दूसरी, लेबर इज पेरिसेबल। तीसरी, सप्लाई ऑफ लेबर। फोर्थ, वीक बार्गेनिंग पावर। अब वीक बार्गेनिंग पावर कैसे, आपने भी अपने जो गांव है वहीं पे कहीं पे देखा होगा कि एक जगह ऐसी होती है जहां पे काफी सारे लेबर वहां पे खड़े होते हैं सुबह पे 8 बजे 9 बजे, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जिनका फिक्स चल रहा है कोई साइट पे काम, तो वो साइट वाला आता है ट्रक, ठीक है, उनको भर के लेके जाता है। और जो डेली पे काम करते हैं, मतलब कोई आया लेके गया काम किया, ठीक है, तो वो क्या है, वो भैया उनका बार्गेनिंग पावर वीक क्यों हो जाता है। पहली बात तो वो पेरिशेबल, आपको समझ में आ गया कि वहां पे है भैया पेरिशेबल है, ठीक है। दूसरी बात, वीक बार्गेनिंग पावर इसलिए बेटा कि वहां पे सैकड़ों लोग खड़े हैं, ठीक है, लगभग 50 से 100 लेबर, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, 50 100 तो मैं बहुत मिनिमम बोल रहा हूँ, ठीक है, उससे ज्यादा ही होते हैं, 200 लोग होते हैं। तो अगर आपने देखा होगा तो अब जो 100 200 लेबर वहां पे खड़े हैं, ठीक है, अगर किसी को कुछ काम करवाना है, फॉर एग्जांपल आपके घर पे आपको कहीं पे कुछ करवाना है, ठीक है, काम करवाना है, ठीक है, तो आप वहां पे लेने लेने गए लेबर को, 2 लेबर की आपको जरूरत थी, तो आपने पूछा एक भाई को कि भैया कितना लोगे, तो बोले दोनों 1000 1000 लेंगे, आपको ज्यादा लगा, तो आपने बोला भैया दोनों को 500 500 दे देंगे, टोटल 1000 दे देंगे, बोलो काम करना है। तो अब वो सोचेंगे कि भैया मेरे अलावा इसके पास 200 ऑप्शन है, कोई तो ऐसा होगा जिनको 500 रुपए की भी जरूरत होगी और ये काम कर लेगा। बेटर चीज है मैं ऐसे ही बैठा रहूं, शायद मेरे को कोई काम ना मिले, तो वहां पे उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत कम होती है, ठीक है। दूसरी चीज, डिफर इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर। सिंपल सी बात है, जैसे भैया लैंड की बात की थी, फर्टिलिटी अलग है, यहाँ पे भी एफिशिएंसी सिंपल सी बात है अलग है, ठीक है। लेबर इज इनसेपरेबल, पेरिशेबल, सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है, बैकवर्ड बेंडिंग का होता है, वीक बार्गेनिंग पावर एंड डिफर इन एफिशिएंसी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बेटा कैपिटल के बारे में। कैपिटल क्या चीज है, कैपिटल, मनी मनी मनी, पैसा पैसा पैसा। भैया कैपिटल क्या है भैया, कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल, ठीक है, मनी इन ए फॉर्म ऑफ कैपिटल, इसे क्या बोलेंगे भैया, उससे हम क्या क्या परचेज कर सकते हैं, मशीनरी परचेज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल, रूट्स टूल्स, काफी सारी चीजें अपन परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फंक्शंस ऑफ कैपिटल की बात करें तो कैपिटल सप्लाई टूल्स एंड मशीन। देखो सिंपल सी बात है, कैपिटल क्या क्या सप्लाई कर सकता है ना, वो यहाँ पे दिखा दिया है। कैपिटल सप्लाई टूल्स एंड मशीन, सिंपल सी बात है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबरर, ठीक है। अब देखो कैपिटल इंप्रूव द पर कैपिटल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लेबरर, दिस इज टर्न इंक्रीज ओवरऑल प्रोडक्शन। अब ये क्या पे क्या होती है आपके भैया, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इससे क्या होती है, इंक्रीज होती है। कैसे होती है, आपने बोनस प्लान कर दिया, कुछ भी ऐसा रख दिया, तो क्या होगा भैया, वो खाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, ठीक है। कैपिटल सप्लाइज रॉ मटेरियल, सिंपल सी बात है। जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, हाँ भाई, ठीक है। आप देखो ये जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट क्या चीज बोल रहा है, देखो जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट में ये बोल रहा है कि आप कैपिटल से मशीन परचेज करोगे, अगर मशीन परचेज करोगे तो मशीन को चलाने के लिए कोई लेबर तो चाहिए। बट अगर यहाँ पे देखो हाउ एवर करके लिखा है, बट अगर हम यहाँ पे ऐसा सोचे, हाउ एवर इन अ मॉडर्न प्रोडक्शन लेबर रिप्लेसिंग द मशीन रिड्यूस द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब ये कह रहा है कि भैया मशीन लेबर को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। अब देखो पहले ये सोच में आ रहा था कि अगर मशीन आएगा तो मोर जनरेट होगी एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उसको चलाने के लिए तो चाहिए। बट ये तो सोचो मेरे भाई कि अगर आपको
एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन वर्क है, एक जगह से दूसरी जगह पे आपको सीमेंट को पहुंचाना है, ठीक है, तो पहले क्या होता था, लेबर अपने कंधे पे बोरी उठा के भैया लेके जाते थे, 200 मीटर जितना था, और एक बोरी ले जाने का उनको 20 रुपए मिलता था। अब क्या हुआ, अब भैया उनकी जगह वो रेलवे ट्रैक लगा दिया, वो छोटी सी रेल जैसा आता है, उसमें 5 बोरी रख दी, और वो जाता था वापस आ जाता, तो उन्होंने मशीन परचेज कर लिया। अब देखो वो भरने के लिए तो चाहिए मशीन, उसको भरने के लिए या आगे से निकालने के लिए तो कोई चाहिए, बट बोरी जो चढ़ा रहे थे, 5 बोरी का, एक बोरी का 20 रुपए, 100 रुपए का लेबर तो वहीं पे गया, मतलब 5 लोगों क्या हो गए भैया, बेघर हो गए, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं, ठीक, बेघर नहीं बोल सकते, अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। तो भैया मॉडर्न जमाने में आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो रिप्लेस कर रही है किसको, लेबर को। अब टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती जा रही है, जितने अमीर लोग हैं, मतलब जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, अमीर नहीं बोलेंगे, जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बट जो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर रहे, जो एजुकेशन में पीछे है भैया, उनके लिए बहुत खतरा है। खतरा इसलिए कि कहीं ना कहीं उनका रिप्लेसमेंट होना ही है भैया। आज जो भी चीजें मैन्युअल हो रही है, सब चीजें भैया, अब तो इंसान की जगह रोबोट आ रहे हैं भैया, शादी ना कर ले, ठीक है, हाँ शादी भी कर लेंगे, बट आगे क्या, समझ में आ रही है ना, हाँ, तो उसके लिए तो इंसान ही चाहिए। प्रोवाइड्स, घूमने के लिए बात कर रहा हूँ, प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, भैया ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी क्या होता है भैया, कैपिटल आपको प्रोवाइड करता है, क्या क्या प्रोवाइड करता है आपको, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, मशीन प्रोवाइड करता है आपको, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तीन चीजें तो क्या प्रोवाइड करता है, तीन चीजें तो आपको प्रोवाइड करता है, एक रॉ मटेरियल, मशीन और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तीन चीजें आपको प्रोवाइड करता है। एक आपको याद रखने का, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, एंड दूसरा जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया क्या? चलिए भाई और उनकी बहनें आ जाइए बेटा, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था, हाँ आइला, सॉरी एक और रह गया, ये कैपिटल में बाकी है, पेमेंट ऑफ फैक्टर, मतलब अगर किसी को एडवांस पेमेंट कर रहा है तो आप कर सकते हो। चलिए उसमें कुछ और चीज है नहीं। एंटरप्रीनर, एंटरप्रीनर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन भी आप बोल सकते हो, ठीक है, हु ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन, कंसीडर अ सेपरेट फैक्टर। अब देखो जो और सारी चीजें ऑर्गेनाइज करता है, जो सारी चीजें भैया अच्छी तरीके से क्या करता है, चलाता है, उसको हम क्या करेंगे, एक सेपरेट फैक्टर मानेंगे, क्या करेंगे, एक सेपरेट फैक्टर मानेंगे भैया प्रोडक्शन का, ठीक है, क्योंकि वो सेम काम नहीं करता उन तीन जैसा, वो तीनों को मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं, एंटरप्रीनर इनिशिएट द बिजनेस, मतलब बिजनेस को क्या करता है, शुरू करता है, ठीक है, इनिशिएट का मतलब क्या, शुरू करना, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, वो क्या करता है, डिसीजन लेता है, कौन सा चीज प्रोडक्ट का कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, वो सब चीजें, ठीक है। चूजिंग द टेक्नोलॉजी, वो खुद टेक्नोलॉजी को चूज करता है कि टेक्नोलॉजी ए के साथ जाना है या बी के साथ जाना है। इनोवेशन, वो नई नई मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज लेके आने का ट्राई करता है, ठीक है। एंड पे द रिवॉर्ड ऑफ द फैक्टर्स, मतलब जो भी फैक्टर्स है उसको क्या करता है भैया, उसको रिवॉर्ड देता है, मतलब लैंड लेबर कैपिटल को रिवॉर्ड देता है। इसके साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भैया उसका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, जो भी है वो उसको बेयर करना है, ठीक है। तो ये 5 चीजें आपको फिर से एक और बार मैं बता देता हूँ। एक, वो बिजनेस को इनिशिएट करता है, वो डिसीजन लेता है, वो टेक्नोलॉजी को चूज करता है, वो इनोवेशन लेके आता है, एंड वो पे करता है रिवॉर्ड्स को। तो आई होप आपको ये समझ में आया बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। क्या है भैया ये प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन सिंपल से ये बताता है कि कितना इनपुट डालेंगे तो कितना आउटपुट निकलेगा, ठीक है, कितना इनपुट डालेंगे तो कितना आपका आउटपुट निकलेगा, मतलब वो फंक्शन यानी कि वो रिलेशन कितना है। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा बता दिया गया कि 80% आपको आउटपुट मिलेगा, इनपुट का 80% आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आपको इतना बता दिया, या मतलब वो फंक्शन आपको बता दिया 80%, क्या है बेटा 80%, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं भैया ना रॉ मटेरियल ए डालता हूँ ना तो प्रोडक्ट एस निकलता है, रॉ मटेरियल ए डालता हूं तो प्रोडक्ट एक्स निकलता है, बट ये जो कन्वर्जन रेशियो जो होता है, ठीक है, ये जो फंक्शन होता है वो 80% का है। मतलब अगर मैं 100 यूनिट डालूंगा तो मेरे को ये बताओ कितना एस का आउटपुट निकलेगा। आप सिंपल से बता दो कि भैया सिंपल सी बात है 100 इंटू 80%, 80 आपका निकलेगा। तो बस यही रिलेशन जो दिखाता है इसे हम बोलते हैं भैया प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, टाइप ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन, अगर टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करें, ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट पीरियड और फिर आपका आपका लॉन्ग पीरियड। अब देखो शॉर्ट पीरियड की बात करें मतलब विद इन 12 मंथ्स की अगर अपन बात करें, ठीक है, नॉर्मली अपन ले सकते हैं, तो यहाँ पे दो चीजें होगी, एक तो आपका होगा फिक्स फैक्टर, एक आपका होगा वेरिएबल फैक्टर। अब देखो फिक्स फैक्टर क्या है, वेरिएबल फैक्टर क्या है। फिक्स फैक्टर वो है जो फिक्स रहेगा, मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है भैया, आप प्रोडक्शन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी है, बट वो इतना खर्चा तो होगा ही होगा, ठीक है। तो फिक्स फैक्टर जैसे कि रेंट हो गया, आपने कोई शॉप ली, आपने ऐसा सोचा कि मैं ना यहाँ पे चाइनीज की शॉप करूंगा,
ठीक है, चाइनीज चीजें मैं बेचूंगा बना बना के, ठीक है, एक लेबर लेके आऊंगा, तो आप 2 एम्प्लॉय भी लेके आ गए कि भैया आप चाइनीज बनाओगे, ठीक है, एक एम्प्लॉय लेके आएंगे जो ऑर्डर लेगा, ठीक है, और आपने रेंट पे जगह भी ले ली, बट क्या हुआ भैया, आपकी शादी होगी, आप घूमने चले गए और आपने कुछ नहीं किया, आपने उनको सैलरी पे रख दिया, बट ना आपने कुछ चीजें लेके आए हो ना कुछ भी किया है, तो वो उनको एम्प्लॉय को आपको सैलरी देनी पड़ेगी, हाँ भैया वो आपके सैलराइड पर्सन है, सैलरी देनी पड़ेगी, आप प्रोडक्शन करो बेचो ना बेचो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपके ना आपने शॉप रेंट पे ले ली है भैया, अब आप ऐसा नहीं बोल सकते मैंने तो धंधा ही नहीं किया, भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो वो फिक्स है चीज है, ठीक है, तो फिक्स फैक्टर मतलब आपका फिक्स रहेगा। प्रोडक्शन आप 1000 यूनिट करो, 100 यूनिट करो, 10 यूनिट करो या 1 यूनिट करो या 5000 यूनिट करो या लाख यूनिट करो, भैया आपको उतना खर्चा देना ही देना है, वो ठीक है, वो आपको देना ही देना है। वेरिएबल मतलब जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होता रहेगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा, अगर आपको कोई चीज बनानी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन बनानी है, तो उसके ऊपर क्या है भैया, ये प्लास्टिक है, हाँ, तो ये प्लास्टिक, अगर मैं बोलूं कि ये 10 रुपए का प्लास्टिक लगता है इस पेन को बनाने के लिए, 10 रुपए का प्लास्टिक लगता है, अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं 2 पेन बनाऊंगा, ठीक है, 2 पेन, तो कितना मेरा प्लास्टिक जाएगा, आप बोलोगे भैया 20 रुपए का, सिंपल सी बात है। ओके, मैं 1000 पेन बनाऊंगा तो आप बोलोगे कि भैया सिंपल सी बात है, ये कितना जाएगा भैया, मैंने 10 रुपए बोला था तो 20 पेन बनाएंगे, आइला क्या एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बोलिए मैं, कोई बात नहीं, एक पेन का 10 रुपये लगता है, ठीक है, 2 पेन का 20 रुपये लग गया, अगर मैंने 1000 पेन बना दी, अगर अपन 1000 पेन बना देते तो भैया कितना लग जाएगा, 10 20 हजार का, 10 हजार का अपना यहाँ पे खर्चा लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है बेटा कि पेन का ये प्लास्टिक है, ये क्या है, ये वेरिएबल फैक्टर है। वेरिएबल मतलब जितना प्रोडक्शन करोगे उतना खर्चा आपका दिखेगा। अगर आपने एक ही प्रोडक्ट किया 10 रुपए का है तो भैया 10 रुपए का प्लास्टिक लगेगा, और कुछ नहीं भैया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है कि जितना प्रोडक्शन करोगे उतना खर्चा लगेगा, उसे बोलते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर पर यूनिट में सेम रहता है, फिर से बोल रहा हूँ, पर यूनिट में सेम रहता है, मतलब 1 यूनिट का 10 तो 1 यूनिट का 10, ठीक है, 10,000 कर रहे हो 1 यूनिट का 10, ठीक है। तो ये भैया क्या है, पर यूनिट सेम रहता है, और ये टोटल में सेम रहता है, फिक्स वाला, ठीक है। कॉस्टिंग में ज्यादा और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी, ठीक है। चलो, लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन में क्या होता है, लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन में क्या होता है भैया, 1 साल का अगर आप देख रहे थे तो वो शॉर्ट पीरियड है, बट अब 4 साल 5 साल की अगर हम बात करें, तो मेरे को ये बताओ, आपने शॉप रेंट पे लिया फॉर एग्जांपल 10,000 पे, अब मेरे को ये बताओ 5 साल तक रेंट चेंज ही नहीं होगा, नहीं भैया चेंज होगा, एक आध साल के बाद वो बोलेगा भैया आप बढ़ाओ थोड़ा सा, ठीक है, 2 साल के बाद फिर वो बोलेगा कि भैया बढ़ाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो लॉन्ग में अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन में सारे फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल, क्योंकि वो जो रेंट है वो भी अब तो चेंज हो रहा है 1 साल के बाद 2 साल के बाद, तो यहाँ पे सारे फैक्टर्स कौन से बेटा, सारे फैक्टर्स कौन से भैया, वेरिएबल है, ठीक है। तो लॉन्ग पीरियड में सारे फैक्टर्स वेरिएबल है, तो यहाँ पे कोई भी फिक्स और वेरिएबल कुछ भी नहीं है, सब फैक्टर्स क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। फिर हमने देखा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट का अपने ने क्या देखना था, शॉर्ट पीरियड में इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन क्या है वो अपने को यहाँ पे देखना था, उसको हमने अच्छी तरीके से समझा था, और उसमें हमने अच्छी तरीके से ये समझा था कि जैसे अपना ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है कि भैया जैसे जैसे आप अपना वेरिएबल इनपुट बढ़ाते जाओगे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। वेरी सिंपल, अगर मैं 10 रुपए का एक प्लास्टिक लगा रहा हूं तो 1 पेन बनेगी, अगर मैं 100 रुपए का लगा रहा हूं तो 10 पेन बनेगी। तो वैसे आप जैसे इनपुट बढ़ाते जाओगे, वेरिएबल फैक्टर जैसे बढ़ाते जाओगे, आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे अल्फ्रेड मार्शल एंड यहाँ पे मार्शल ये सब चीजें कहते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं बेटा प्रोडक्शन के बारे में, आ जाओ। यहाँ पे 3 तरीके के आपको प्रोडक्शन दिए, दैट इज टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। जस्ट अ सेकंड में पानी पी लेता हूँ। ओके लेट्स गो। देखो भैया यहाँ पे आपका दिया है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। देखो मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, ठीक है। अगर मैं 10 रुपए का रॉ मटेरियल डाल रहा हूं तो 1 पेन बन रही है, अगर मैं 20 का डालूंगा तो कितना बनेगा, 2 बनेगी। तो अब देखो मैंने इनपुट ज्यादा डाला, इसकी जगह एडिशनल कितना आउटपुट निकला, 1 पेन, तो यहाँ पे एडिशनल प्रोडक्ट यानी मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हुआ, 1 हुआ। समझ में आ रही है बातों को, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट और फिर आपको दिया टोटल, मतलब टोटल आप कितना प्रोड्यूस करे उसे बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि आपने टोटल आउटपुट डिवाइड बाय टोटल इनपुट, क्या होगा भैया, टोटल आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एपी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एल, तो यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू इज अ टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय एल, क्वांटिटी ऑफ द लेबर या फिर क्वांटिटी ऑफ द, आप बोल सकते हो भैया रॉ मटेरियल जो भी आपने इनपुट में डाला है उस हिसाब से अगर आप ढूंढना चाहते हो एवरेज प्रोडक्ट इसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई एग्जांपल दिया है बुक में,
शायद दिया होगा, हाँ दिया है, चलो आ जाओ। तो उसी से अपन अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखो आ जाओ, यही से समझ लेते हैं, बहुत इजी है। आ जाओ बेटा, देखो यहाँ पे यूनिट ऑफ लेबर दिया हुआ है, ये इनपुट आपको दिया हुआ है कि एक लेबर काम कर रहा है, दो कर रहा है, तीन कर रहे हैं, चार कर रहे हैं, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है कि कितना आपका प्रोड्यूस हुआ, एवरेज प्रोडक्ट दिया हुआ है और मार्जिनल प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे आपको क्या देखना है बेटा, पहले आप यहाँ ये वाला देखोगे और सिर्फ ये मार्जिनल वाला देखोगे, ठीक है। चलिए, अब एक लेबर है, एक लेबर वो कितना काम कर रहा है, 10 को प्रोड्यूस कर रहा है। अब मार्जिनल मतलब एडिशनल, अब दूसरा लगाया, दूसरा आपने लगाया, तो जो दूसरा बंदा था उसने 12 प्रोड्यूस किए, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ दोनों ने मिलकर टोटल कितना किया, भैया टोटल हुआ 22। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब टोटल को देखेंगे, अब टोटल को देखेंगे, तीन बंदे मिलके 36 को क्या कर रहे हैं, 36 यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, 36 यूनिट को। दो मिलके कितना कर रहे थे, 22। तो ये एडिशनल बंदा आया, इसके कारण कितना प्रोडक्शन हुआ, 36 माइनस 22 मतलब 14। क्या समझ में आ रहा है? तो मार्जिनल और टोटल में समझ में आ रहा है, टोटल मतलब टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ, और मार्जिनल का मतलब हुआ कि एक यूनिट इनपुट का ऐड हुआ तो एडिशनल आउटपुट कितना बढ़ा, तो उसे बोलते हैं बेटा मार्जिनल, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल बोलते हैं। और एवरेज का मतलब क्या होता है, बी डिवाइड बाय ए, मतलब टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट। तो ये क्या हो गया आपका एवरेज प्रोडक्शन। तो आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा कि अब ये पूरा चीज कहना क्या चाहता है, हर एक टर्म का मीनिंग आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका कर्व देखे तो कुछ इसका कर्व क्या होगा, कुछ इस तरीके का आपका कर्व होगा। अब देखो यहाँ पे इस तरीके का कर्व क्यों है, इस तरीके का कर्व इसलिए है बेटा कि जैसे जैसे आप लेबर को ऐड करते जाते हो, आपका मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहां तक ये मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी कैपेसिटी है कि आप जैसे जैसे लेबर को ऐड करते जाओगे, रॉ मटेरियल को ऐड करोगे, आपके प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ रही है, इसलिए क्या हो रहा है, आपका आउटपुट बढ़ रहा है। बट कुछ लिमिट के बाद वो चीज आ जाती है कि अब आपका जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो जितना पहले बढ़ता जा रहा था, मतलब पहले 10 हुआ, फिर 12 हुआ, मतलब अब लेबर ऐड करोगे तो 14 हुआ। बट अब वो कैपेसिटी आ चुकी है कि अब वो क्या भैया उतना नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा जरूर से बट इतना भी नहीं बढ़ेगा जो पहले बढ़ रहा था। अब क्या हुआ, 12 से ही बढ़ा, आपने एक लेबर आगे 12 से ही बढ़ा, आपने दूसरा एक और लगा दिया, भैया 7 से ही प्रोडक्शन बढ़ा, एक और लगा दिया 5 से ही बढ़ा, अब एक और लगा दिया 0 बढ़ा। अब मेरे को ये बताओ कि ये 0 आने के बाद आप कभी सोचोगे कि भैया मैं एक और लेबर लगाऊं, नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि आप सोचोगे भैया अब ना यहाँ पे तो कोई प्रोडक्शन वैसे भी बढ़ नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे क्या हो जाऊंगा, मैं स्टॉप हो जाऊंगा। और मैं अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जब मैं इस स्टेज पे होऊंगा, जब मैंने 10 को प्रोड्यूस किया, मैंने एक और लेबर लगाया 12, तो मैं और ट्राई क्या करूंगा कि भैया जितना मुझे मैक्सिमम मिल सकता है मार्जिनल मैं वहां तक ले लूं। हाँ भैया, मतलब आपका ट्राई क्या होगा, आपका ट्राई यही होगा कि आप मिनिमम मिनिमम यहां पर तो पहुंच ही जाए, मिनिमम यहां पर, मतलब इसका तो बेनिफिट आप ले ही ले। और आपका ये भी होगा कि भैया यहां तक तो मेरे को जाना ही नहीं है, मतलब आप रहना कहां पे चाहते हो, आप रहना इसके बीच में रहना चाहते हो, कहीं ना कहीं इसके बीच में। कोई भी प्रोड्यूसर होता है यहीं पे रहना चाहता है, क्यों? यहां पे क्यों नहीं रहना चाहता, यहाँ पे तो भैया बढ़ रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं रहना चाहता? बेटा अगर यहाँ पे रहेगा तो उसको क्या होगा भैया, उस वो अभी भी प्रोडक्शन बढ़ा सकता था पर नहीं बढ़ाया, तो यहाँ के क्या होगा, रॉन्ग डिसीजन होगा। इसलिए अगर यहाँ पे रहेगा तो वो बेवकूफ माना जाएगा, क्यों? क्योंकि वो 14 को बढ़ा सकता था। बट और यहां पे जाएगा तो भी बेवकूफ माना जाएगा, क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है भैया, मार्जिनल कुछ भी आ नहीं रहा, तो जाएगा क्यों? इसलिए उसका मेन टारगेट होता है कि इसी बीच में रहो, सब जितना बेनिफिट मैं उठा सकता हूँ वो बेनिफिट ले लूंगा, और नेगेटिव में तो मैं कतई जाऊंगा ही नहीं, मतलब वो इसके बीच में ही रहना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कर्व अगर आप देखने जाओगे तो आपका जो कर्व होगा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है भैया, टोटल प्रोडक्शन वाला कर्व है, सॉरी, ठीक है, चलो प्रोडक्ट प्रोडक्शन वाला कर रहे हैं, ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन वाला। अब देखो मार्जिनल प्रोडक्शन आपका क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो मेरे को ये बताओ, जब ये टोटल हाईएस्ट होगा, टोटल हाईएस्ट होगा, तब ये क्या होगा, मार्जिनल 0 होगा। क्यों? क्योंकि भैया अब मार्जिनल बढ़ ही नहीं रहा है, अगर मार्जिनल नहीं बढ़ेगा तो टोटल भी नहीं बढ़ेगा, और उसके बाद तो मार्जिनल माइनस में जा रहा है, भैया मार्जिनल माइनस में जाएगा तो टोटल भी कम होता जाएगा। मतलब जहां पे 0 होगा ना मार्जिनल, जहां पे 0 होगा मतलब एडिशनल यूनिट जहां पे 0 हो जाएगा कि भैया अब एडिशनल कुछ भी नहीं आ रहा, तो वहां पे भैया आपका टोटल जो होगा वो हाईएस्ट होगा, क्योंकि नेक्स्ट से मार्जिनल माइनस में चला जाएगा तो टोटल वैसे भी कम होता जाएगा, मतलब डाउनवर्ड जाएगा। देखो यहाँ पे जहां पे मार्जिनल 0 आ रहा है भैया आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो हाईएस्ट पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ रहा है, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग क्या हो रहा है इन अ फर्स्ट स्टेज,
टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, बट फर्स्ट स्टेज में एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट टू डिक्लाइन एंड ऑफ द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट स्टेज एंड होने के बाद क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ की बात करें, इसे बोल रहे हैं फर्स्ट स्टेज। ये फर्स्ट स्टेज होने के बाद ये डिक्लाइन होता जा रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेज के बाद क्या होगा, पीटी गोज इंक्रीजिंग बट इंक्रीज इन डिमिनिशिंग रेट। सेकंड स्टेज में इंक्रीज हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब एडिशनल है बट डिमिनिशिंग रेट में है। ठीक है, वो बता रहा है। और फिर थर्ड में आपको क्या बताया भैया, डिमिनिशिंग बट एमपी बिकम नेगेटिव, नेगेटिव हो रहा है टोटल, और एपी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, मतलब डिमिनिशिंग हो जाएगा। एमपी का इंटरेक्ट द एपी का व्हेन एपी इज अ मैक्सिमम, मतलब एवरेज प्रोडक्शन जब जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहां पे वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। ये पॉइंट की बात करें। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो आ जाइए बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। और अब यहाँ पे आपका आता है भैया, ठीक है, ओके, इसे और क्या बोलते हैं, एक और नाम से बोलते हैं। देखो ब्लू जब मैंने हाईलाइट किया है मेरी बुक में, यानी वो इंपॉर्टेंट वाली चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे also called as a law of diminishing return बोलते हैं भैया। ठीक है, दिस लॉ इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू, देखो एग्रीकल्चर के हिसाब से डेफिनेशन दी थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करें, सारे सेक्टर्स में ये काम करता है, इवन सर्विस सेक्टर में भी। अब रीजन यहाँ पे दिया है, रीजन दिया कि भैया क्यों ऐसा होता है कि हम वेरिएबल फैक्टर ऐड करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, बट कुछ लिमिट के बाद वो फिर से कम होता जाता है। ऐसा क्यों होता है भैया, सारे प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, इसलिए। ठीक है, इम्परफेक्ट होते हैं सब्सटीट्यूट, मतलब ऐसा नहीं कि भैया आप सचिन की जगह राम को लगा दोगे तो दोनों की एफिशिएंसी सेम होगी, भैया नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए कंट्रीब्यूशन बिकम सॉरी कॉम्बिनेशन बिकम रॉन्ग, मतलब आपको जो कॉम्बिनेशन में डालना था, आपने कोई नया रॉ मटेरियल ऐड किया। ठीक है, आपने सोचा कि भैया इसको मैं थोड़ा सा इतना ऐड करूंगा तो मेरा प्रोडक्शन बूस्ट होगा, तो थोड़ा थोड़ा बूस्ट हुआ, बट उसके बाद क्या हुआ भैया, वो एब्जॉर्ब करने लगा और वो नहीं हो रहा था बूस्ट, तो हो सकता है कि आपकी कॉम्बिनेशन में कोई गलती आ रही है। इंपोर्टेंस की बात करें तो यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब देखो आपको आपको आउटपुट का डिसीजन लेना है कि मेरे को इतना आउटपुट चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको इनपुट कितना डालना है। ठीक है, अब देखो आपको 10 पेन बनानी है तो आपको 100 रुपए का इनपुट डालना पड़ेगा, तो ये आपने रिवर्स कैलकुलेशन किया कि मुझे इतना आउटपुट चाहिए तो मैं इनपुट कितना डालूं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, फॉर्म प्रोड्यूसर ऑपरेट्स ओनली इन सेकंड स्टेज, ही नेवर चूज आइदर फर्स्ट और थर्ड स्टेज, ये मैंने आपको ब्लू वाला समझा दिया। ठीक है, कि वो सेकंड स्टेज में ही रहना क्यों चाहते हैं। ठीक है, एजम्पशंस, एजम्पशन यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, ये भैया होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल होते हैं, पॉसिबिलिटी टू चेंज सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हो, पॉसिबिलिटी टू चेंज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, नो चेंज इन द लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी, एप्लीकेबल टू ओनली शॉर्ट पीरियड। चलिए, तो ये कुछ उसके एजम्पशंस दिए हुए हैं, इसमें मैं बहुत डेप्थ में नहीं बता रहा। ठीक है, लॉ ऑफ फीचर्स, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या कहना चाहता है भैया, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कहना चाहता है सारे फैक्टर्स क्या है भैया, सारे फैक्टर्स सेम है, मतलब ना कोई फिक्स है ना कोई वेरिएबल है। यहाँ पे प्रोडक्शन में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको दिखा दी है। अब यहाँ पे क्या किया है, लॉ ऑफ रिटर्न में, लॉ ऑफ रिटर्न में 3 चीजें की है, एक इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है, थोड़ा जूम कर दे, हाँ, अभी दिखाई दे रहा होगा। देखो इंक्रीज इन रिटर्न टू स्केल में क्या है भैया, चेंज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन चेंज इन इनपुट। अब इसका मतलब ये होता है कि आपने भैया, आपने देखो 10 लोग काम कर रहे थे और 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था, अब आपने 11 किए तो 115 हो गए, मतलब आपने इनपुट जितना डाला उससे ज्यादा आपका क्या आ रहा है भैया, आउटपुट आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर आपने इनपुट इनपुट 10% से बढ़ाया तो आपका आउटपुट ज्यादा परसेंट से बढ़ रहा है, मतलब आपका इनपुट और आउटपुट रेशियो क्या है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न, मतलब रिटर्न आपका इंक्रीज हो रहा है, जैसे इनपुट डालोगे रिटर्न आपका जो आ रहा था उससे ज्यादा हो जाएगा। तो चेंज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन चेंज इन इनपुट, फर्स्ट वाला आपको समझ में आ रहा है। हाँ, सेकंड वाला देखिए, चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू चेंज इन इनपुट, मतलब आपने 10% से इनपुट बढ़ाया, आपका आउटपुट भी क्या होगा, 10% से ही बढ़ेगा। उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिटर्न, मतलब कांस्टेंट सेम रिटर्न मिल रहा है अपने को। डिमिनिशिंग रिटर्न, मतलब रिटर्न क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो चेंज इन आउटपुट इज लेस देन चेंज इन इनपुट। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आपने जितना इनपुट डाला है उससे आउटपुट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आपने 10% से इनपुट को बढ़ाया, आपका जो रिटर्न है सिर्फ 8% से ही बढ़ा है, तो इसे क्या बोलते हैं भैया, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इससे अपन ने देखा था। ठीक है, पूरी चीज अपन ने अच्छी तरीके से समझी थी। ठीक है, और फिर से अगर आपको समझनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लैंड एंड लेबर, यहाँ पे देखो ना, दो फैक्टर्स लिए हुए हैं। ठीक है, दो फैक्टर्स लेते हैं और दोनों फैक्टर्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। यहाँ से ये इंक्रीज हुआ, यहाँ से ये इंक्रीज हुआ। ठीक है,
और इस हिसाब से क्या हो रहा है, आपका टोटल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रहा है। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी समझ में आता है, हाँ भैया क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, एडिशनल। ठीक है, तो एडिशनल प्रोडक्टिविटी भी आपको समझ में आता है कि हमने लैंड एंड लेबर को, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो लैंड एंड लेबर कितना है, 1+2, 1+2। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2+4। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्टिविटी कितना था, 4। तो यहाँ पे कितना हो गया, 10। अब मेरे को ये बताओ, ये डबल हुआ मतलब 100% से बढ़ाया, 100% से बढ़ाया, या फिर 200% हो गया, जो भी आपको बोलना चाहो। यहाँ पे 100% से बढ़ना चाहिए, बट 100 से भी ज्यादा परसेंटेज से ये क्या है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये कौन सा स्टेज में भैया, ये है भैया इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। समझ में आता है, हाँ भैया जितने परसेंटेज से इनपुट बढ़ा, उससे ज्यादा आउटपुट बढ़ा, उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। नीचे नीचे आओगे तो आपका क्या हो जाएगा भैया, नीचे जब आओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो इनपुट है वो बहुत बढ़ रहा है, इनपुट बढ़ रहा है, बट आपका आउटपुट स्लाइटली ही चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे इनपुट ज्यादा डाल रहे हो फिर भी क्या हो रहा है, आउटपुट नहीं निकल रहा। चेंज इन आउटपुट लेस देन चेंज इन इनपुट। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और यहाँ पे कुछ ऐसा स्टेज आता है जहां पे आपका इनपुट जितना डाल रहे हो, जितना परसेंटेज, उतना ही आपका आउटपुट परसेंटेज बढ़ रहा है। तो इसे बोलते हैं कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो इसका कुछ कर्व जो होता है कुछ इस तरीके से बनता है बेटा, इस तरीके से बनता है। ठीक है, पहले आपका क्या होता है, इंक्रीज यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, फिर ये कांस्टेंट है, एंड फिर क्या होता है, वो डिमिनिशिंग होता जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या फैक्टर्स, क्या सिर्फ वेरिएबल लिए जाते हैं, नहीं बेटा, यहाँ पे आपके फिक्स एंड वेरिएबल दोनों यहाँ पे लिए जाते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई है। ठीक है, जो मैंने आपको उसमें से समझा दी है। इंक्रीज इन रिटर्न टू स्केल के बारे में बात करते हैं। प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट इज अ मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट। हाँ समझ में आता है, यही अपन ने देखा। ठीक है, प्रोपोर्शनेट नहीं मतलब परसेंटेज आप समझ सकते हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, यहाँ पे कॉजेज दिए हुए। ठीक है, ठीक है, बोलते हैं कि भैया डिवीजन ऑफ द लेबर। ठीक है, स्पेशलाइजेशन डिवीजन ऑफ द लेबर, ये बोल रहे हैं कि भैया अगर आपके पास 3 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो मिक्स में काम कर रहे हैं सब, बट आप क्या करोगे भैया, उसका डिवीजन करते जाओगे कि भैया तू जितने एक्सपर्ट है उसमें ही काम कर। ठीक है, अगर कोई एक्सपर्ट पर्सन की जरूरत है अलग चीज में, तो उसको हम लेके आएंगे। तो क्या होगा भैया, एक्सपर्टाइज बढ़ेगी, डिवीजन होगा लेबर का, तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, इनडिविजिबल फैक्टर मतलब आप इनडिवाइड कर दे, दोनों को साथ में यूज करो। कैपिटल लेबर सब चीज क्या भैया, इनडिविजिबल है, इसलिए। ठीक है, फिर आता है भैया डायमेंशनल इकोनॉमिक एंड वॉल्यूम डिस्काउंट। ठीक है, वॉल्यूम डिस्काउंट मतलब सिंपल सी बात यही बोल रहे हैं कि भैया आप जब क्वांटिटी में परचेज करोगे तो आपको हाई डिस्काउंट मिल जाएगा, इनपुट की प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे दी हुई है, इनपुट वाली चीज है। फिर आते हैं भैया कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है, दोनों में सेम चीज, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट इज इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट आर सेम, यहाँ पे लिखा हुआ है, आई होप आपको दिख रहा है। फिर आता है डिमिनिशिंग रिटर्न, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट, इसे क्या बोलता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम होता है, सही तरीके से आप मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो भी ऐसा होता है। ठीक है, लिमिट टू द ह्यूमन फैक्टर्स। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे बोल रहे दोनों का डिफरेंस, रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। दोनों के बारे में क्या दिया बेटा, यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया है, रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर, रिटर्न टू स्केल के बारे में। ठीक है, ऑपरेटर ये भैया शॉर्ट रन के लिए होता है, ये लॉन्ग रन के लिए होता है। ये वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, वेरी होता रहता है। यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर बेटा क्या होता है, वेरी होता है। और यहाँ पे क्या भैया, यहाँ पे ऑल फैक्टर्स आर वेरिड। ठीक है, मतलब सारे फैक्टर्स यहाँ पे क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या भैया, यहाँ पे आपका प्रोपोर्शन जो होगा, प्रोपोर्शन जो होगा उसमें आप किसी एक में भी चेंज, जैसे कि देयर इज अ चेंज इन प्रोपोर्शन, सपोज 1 एकड़ लैंड इन 1 एम्प्लॉय, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एक लेबर को बढ़ा रहे हो, लैंड आपका फिक्स आप कर रहे हो, या फिर आप या लेबर की बात करें तो आप एक को चेंज कर रहे हो, एक सेम रह रहा है। तो यहाँ पे पहले 1:1 था लेबर एंड लैंड का, अब ये 1:2 हो गया। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं भैया, आपको सारे इनपुट में क्या करना होगा, सेम प्रोपोर्शन में चेंज करना होगा। मतलब अगर आप मटेरियल 10% से बढ़ा रहे हो तो आपको लेबर भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो नो चेंज इन फैक्टर रेशियो, फैक्टर रेशियो में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले आप लेबर 1 डाल रहे थे, मटेरियल 1 डाल रहे थे, अब आपने मटेरियल 2 किया तो आपको लेबर को भी 2 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सेम फैक्टर में आपको चेंज करना है। नो चेंज इन फैक्टर रेशियो, क्योंकि दोनों सेम से बढ़ रहा है। 1 यूनिट ऑफ लेबर एंड 2 यूनिट ऑफ कैपिटल, मतलब पहले आप 1 लेबर एंड 2 कैपिटल यूज कर रहे थे। ठीक है, अब आपको क्या कहे, अब आपको स्केल करना है, रिटर्न को बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, 2 यूनिट ऑफ लेबर। अगर आप 1 ही लेबर था उसकी जगह 2 लेबर करोगे तो आपका कैपिटल 2 है, वो कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली रेशियो 1:2 ही रहेगा। 2:4 करो या 1:2 करो, दोनों चीजें से मत है। हाँ भैया, चलिए आ जाइए। उसके बाद लास्ट वाला यहाँ पे लिखा है, नो चेंज इन द स्केल ऑफ द प्रोडक्शन बिकॉज देयर इज ऑल फैक्टर इनपुट आर नॉट चेंज, मतलब यहाँ पे स्केल नहीं होगा आपका आउटपुट। ठीक है, क्यों भैया,
यहाँ पे प्रोडक्शन स्केल इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक आध इनपुट ही आप बढ़ा रहे हो, सारे इनपुट थोड़ी बढ़ा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे भैया आपका स्केल होगा, ठीक है, क्योंकि आप सारे इनपुट को बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर भैया होता है खत्म, ठीक है। तो इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं, आपका हो गया पूरा अच्छी तरीके से रिवीजन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर से पूछ सकते हो। स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, एंजॉय करिए, 5 स्टार रेटिंग देके एक प्यारी सी कमेंट जरूर से करिए, जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने नहीं किया तो अभी तक के लिए क्या कर रहे हो, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो प्लीज जरूर से करिए, आज के आज, अब भी करिए, क्योंकि आप भूल जाओगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।